दिनों से मुंबई में अच्छे मंच संचालकों की तलाश थी, तो अब आनंद जी इतने वरिष्ठ हो गए कि अच्छा नहीं लगता कि हमेशा उनसे मंच संचालन करवाए। तो डॉक्टर वर्षा, आपको हम कभी कविता देंगे। अभिव्यक्ति के स्वर सचमुच आज इतना समृद्ध जो ऑडियंस है और सबकी अभिव्यक्ति इतनी अनूठी, इतना कुछ मैंने आज सीखा है। और मुझे लग रहा था कि एक बार हम कोंकण रेलवे में इस प्रकार का कार्यक्रम करें और आप सभी को वहां आमंत्रित करें ताकि हमारे वे भी लाभान्वित हों। बहुत ही समृद्ध सशक्त राजभाषा विभाग है कोंकण रेलवे में। बहुत अच्छा प्रयास आपका, मैं प्रयास क्या कहूँगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम है आपका और मेरी शुभकामनाएं है कि इस मंच से ऐसे कार्यक्रम और होते रहें। यदि कोंकण रेलवे को का किसी प्रकार का सहयोग अपेक्षित होगा तो हम निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगे किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए। रीमा जी और रागिनी जी, आपकी विरासत पत्रिका के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। अब आदेश हुआ है, यद्यपि मैं कुछ और कविता सोच करके आया था, लेकिन अब हमारे अग्रज हैं, उन्होंने यहाँ पर मुझे अनुज्वल प्रेम भी दिया है, तो उनके आदेश के हिसाब से फिर मैं वही कविता बाबूजी की फोटो पढ़ देता हूँ, शायद आपको पसंद आए। अचानक ही और बहुत जल्द चले गए बाबूजी और छोड़ गए एक शून्य। वो छोड़ गए असंख्य स्मृतियां, अनगिनत यादें और असह्य वेदना अपने महाप्रयाण के साथ। ये मात्र संयोग ही था कि मृत्यु के कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने खिंचवाई थी एक फोटो, जो न जाने क्यों बेहद उदास सी थी। उनकी प्रार्थना सभा के लिए उस वक्त हमारे पास वही थी एक फोटो, लिहाजा हमने उसी को बड़ा करके लगा दिया। तब से आज तक वही एक बाबूजी की फोटो हमारे पास है। क्या? हमने उनकी फोटो ड्राइंग रूम में टांग दी। ड्राइंग रूम की सजावट के बीच कुछ अटपटी से लग रही थी उनकी उदास फोटो। हमने हटा दी ड्राइंग रूम से बाबूजी की उदास फोटो। कुछ दिनों बाद हमने बाबूजी की फोटो बेडरूम में लगा दी। उन्होंने बेडरूम को भी उदास कर दिया। हमें उनकी उदास फोटो बेडरूम में अच्छी नहीं लग रही। और फिर एक मरे हुए व्यक्ति की फोटो के बेडरूम में होने का भला क्या उचित। हमने उन्हें बेडरूम की सुख सुविधा से भी वंचित कर दिया। बाबूजी कहीं भी घर में फिट नहीं हो पा रहे। हमने उन्हें फैमिली फोटो गैलरी में टांग दिया। हंसती मुस्कुराती तस्वीरों के बीच उनकी उदास फोटो मनहूसियत फैलाती लग रही थी। हमने उन्हें वहां से भी विस्थापित कर दिया। अब प्रश्न उठ रहा था कि बाबूजी की फोटो कहाँ लगाई जाए। बाबूजी कहीं फिट नहीं हो पा रहे थे हमारे घर में। फिर एक दिन हमने बाबूजी की फोटो को पूजा घर में टांग दिया। कुछ दिन तो ठीक लगा, पर फिर खटकने लगे बाबूजी तस्वीर में अपना उदास मनहूस चेहरा लिए हुए। पर क्या उदासी थी उनको जो तस्वीर में भी हूबहू छप गई थी और हमेशा के लिए उनके साथ रह गई। ये तो कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया कि बाबूजी उदास क्यों रहते थे। जिंदगी को जिंदा दिली से जीने वाला व्यक्ति महाप्रयाण पर उदास क्यों गया। बहरहाल बाबूजी की तस्वीर पूजा घर से हटाकर हमने स्टोर रूम में रख दी, पुरानी चीजों के साथ। उनकी अब जरूरत भी कहाँ थी किसी को। वो भी तो पुराने हो गए थे, गैर जरूरती सामान की तरह बीत चुके थे वो बीते हुए वक्त की तरह। जब भी कभी स्टोर रूम खोलता हूँ और उनकी उदास तस्वीर अंधेरे में लटकी मिलती है तो कुछ कौंध जाता है दिमाग में, पर कुछ याद नहीं आता। आज दिवाली है। बल्बों की झालर निकालने के लिए स्टोर खोला था। बेटी की नजर अचानक बाबूजी की फोटो पर पड़ी। उसने पूछ लिया था, दादाजी की फोटो स्टोर के अंधेरे में क्यों टंगी है। मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्या उत्तर दूं। तभी उसने मासूमियत से दूसरा प्रश्न किया, पापा आप जब मर जाएंगे तो क्या आपकी फोटो भी स्टोर रूम में रहेगी। तभी उसने मासूमियत से दूसरा प्रश्न किया, पापा आप जब मर जाएंगे तो क्या आपकी फोटो भी स्टोर रूम में रहेगी। मेरी आंखों के सामने स्टोर रूम के अंधकार से भी 1000 गुना अंधेरा छा गया था। मैं निरुत्तर शब्दहीन जड़ सा खड़ा था। बेटी ने मेरे मौन का क्या अर्थ लगाया ज्ञात नहीं। वो रंगीन बल्बों की झालर निकाल कर जा चुके। बाबूजी को अंधेरे से डर लगता था।